हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराऊंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके बिहार के टीचर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड प्रश्न और पीवाईक्यू यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ जो आपके सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। या आप बीपीएससी टीआरई की कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या भाई किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल होने वाला है ये क्लास। और मोस्ट बेनिफिशियल तो ये बीपीएससी टीआरई के लिए होगा, क्योंकि मैं उसी के पैटर्न पे यहाँ पर प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ और वहाँ के पीवाईक्यू भी यहाँ पर आपको कराए गए हैं। तो मैं चलिए करा देता हूँ एक एक प्रश्न को यहाँ पर डिटेल डिस्कशन के साथ। एंड हमारा फर्स्ट प्रश्न आ जाता है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपके टीआरई 4 में। एक नंबर यहाँ से फिक्स कर लो अभी ही। तो टीआरई 4 के लिए 1 मार्क्स यहाँ से फिक्स आप कर लो अभी, जरूर पूछेगा यहाँ से प्रश्न। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की। तो श्री कृष्ण सिंह तो नहीं भाई, श्री कृष्ण सिंह से याद रख लेना, ये बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे और इन्होंने बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। किसका। तो स्वराज दल का गठन किया था इन्होंने बिहार में, स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। कब। तो 1923 में स्वराज दल का गठन किया था। और ये बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे और बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे। बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे, ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो भाई देखो, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही करा गया है। कब। तो 1929 में, याद रख लेना 1929 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई है। ठीक है भाई। फूलन प्रसाद वर्मा से आप लोगों को क्या याद रख लेना है। तो बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी। तो बिहार समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी जो जिसकी स्थापना 1931 में की गई थी। बिहार समाजवादी पार्टी स्थापना कब। तो 1931 में किसने करा था। तो फूलन प्रसाद वर्मा और साथ में याद रख लेना जयप्रकाश नारायण। तो दोनों ने मिलकर, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण दोनों ने मिलकर जो है बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की है 1931 में। इसको याद रख लेना है आपको। ठीक है, 1931 में स्थापना की है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये तो बिहार समाजवादी पार्टी था, अगर आपसे पूछ ले कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की, एक शब्द बस बदल गया है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, एक वर्ड बदला और आंसर बदल गया है यहाँ पर। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की, ये अगर पूछ ले आपसे, तो भाई इसमें याद रख लेना कि इसकी जो अध्यक्षता करे थे और इनका जो ये स्थापना किया था वो आचार्य नरेंद्र देव ने करा था। किसने। तो नरेंद्र देव ने इसका अध्यक्षता करा था और इसके संस्थापक भी थे आचार्य नरेंद्र देव। अगर आपसे सचिव पूछ ले कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सचिव कौन था, तो एनजी रंगा, ये यार जयप्रकाश नारायण याद रख लेना है, जयप्रकाश नारायण याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है। तो जयप्रकाश नारायण इसके सचिव हो जाते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी की। स्थापना कब हुई है। तो अक्टूबर 1934 में इसका स्थापना हुआ था, अक्टूबर 1934 में इसका स्थापना हुआ था। और ये प्रश्न आपका पूछा गया था आपके टीआरई 3 में, टीआरई 3 में ये प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई है। तो ये अक्टूबर 1934 में इसकी स्थापना की गई थी, डेट पूछा गया था आपसे। ठीक है भाई, तो डेट पूछा गया था, याद रख लेना है आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई। फिर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अखिल भारतीय किसान सभा, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1929 नहीं, 1931 नहीं, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और इसके जो सचिव थे कौन थे, पूछ लेगा आपसे कि अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव कौन थे। तो याद रख लीजिएगा एनजी रंगा। कौन। तो एनजी रंगा याद रख लेना है आपको। ठीक है, तो एनजी रंगा इसके सचिव हो जाते हैं, आपको ये बात ध्यान में रख लेना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती से एक पत्रिका जरूर याद रखेंगे आप लोग, पत्रिका कौन सा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक पत्रिका याद रख लेना है आपको, हुंकार। हुंकार पत्रिका स्वामी सहजानंद सरस्वती का पत्रिका है। और ये टीआरई 1 का पूछा गया प्रश्न है, टीआरई 1 में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हुंकार पत्रिका किसने लिखा है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका आंसर जाएगा आपका। ठीक है,
बंगाल से बिहार को अलग कब किया गया? तो भाई अगर पूछ ले आपको बंगाल से बिहार को अलग कब किया गया, तो देखो बंगाल से बिहार को अलग कब किया गया ये पूछा है। तो देखो पहली बात तो ये याद रख लेना कि दिल्ली दरबार में 1911 में इसका घोषणा हुआ था। अलग करने का घोषणा कब हुआ? घोषणा अगर पूछ ले तो घोषणा 1911 में हुआ है बंगाल से बिहार को अलग करने का। घोषणा कब? 1911 में। लेकिन लागू कब से किया गया? तो 1912 में लागू किया गया है भाई। 1912 में बंगाल को बिहार से अलग कब किया गया है? तो 1912 में 1912 में जो है आपकी बिहार को बंगाल से अलग करा गया है। और इसकी घोषणा कब? तो 1911 में इसका घोषणा हुआ था। घोषणा पूछ ले तो 1911, लागू कब किया गया? तो 1912 याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो है एक बात आप लोग याद रख लीजिएगा कि 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग किया गया। क्या किया गया? तो बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार को और पार्ट में तोड़ा गया और बिहार से ही उड़ीसा को भी निकाला गया। तो बिहार से उड़ीसा अलग 1 अप्रैल 1936 को। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। किससे? तो बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड को अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 को। और ये आप लोग बता देना कि जब बिहार को झारखंड से अलग किया गया तो बिहार में कितने जिले थे, ये आप लोग बता दीजिएगा। प्रश्न ये आपसे है, ठीक है। तो बिहार को जब झारखंड से अलग किया गया, झारखंड को जब बिहार से अलग किया गया तो बिहार में कितने जिले थे, ये क्वेश्चन आपके लिए है, बता दीजिएगा कमेंट में। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद रख लेना कि बंगाल को बिहार से अलग कब किया गया था? तो 1912 में। और 1912 में कब? तो 22 मार्च जरूर याद रखेंगे। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। और 22 मार्च से एक बात और याद रख लेना कि इस दिन को ही जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 22 मार्च को। गांधी जी ने एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? अगर अध्यक्षता पूछ ले कि गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, बेलग्राम अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो देखिए उन्होंने एकमात्र जिस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था वो आपका बेलग्राम अधिवेशन है। बेलग्राम, और कहां पर? तो कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में भाई। बेलग्राम अधिवेशन का उन्होंने एकमात्र अध्यक्षता किया था। कब? तो 1924 में। 1924 बेलग्राम अधिवेशन एकमात्र गांधी जी ने अध्यक्षता किया। अगर आपसे पूछ ले कि किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया महात्मा गांधी ने, तो याद रख लीजिएगा कोलकाता अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था कोलकाता अधिवेशन में। कब? तो 1901 में भाई। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दिनसा एडल्फी वाचा। कौन? तो दिनसा एडल्फी वाचा ने इसका अध्यक्षता करा था। दिनसा एडल्फी वाचा 1901 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे और गांधी जी पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिए थे। दो टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा, दोनों टाइप से मैंने आपको यहां पर बता दिया है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो भाई पुस्तक से तो एक क्वेश्चन वीवीआई हो जाता है आपके टीचर एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो गाइस तुम लोग बता दो कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिख रखा है। बुक जो है अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? अबुल कलाम आज़ाद, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी ने लिख रखा है? तो भाई ये आपके लिए प्रश्न है, बताओ आप लोग किसने ये लिख रखा है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक। तो देखो अच्छे से बता दो सोच समझकर कि क्या इसका आंसर जाने वाला है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो याद रख लीजिएगा अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है भाई? तो अबुल कलाम आज़ाद ने तो नहीं लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था? अल हिलाल लिखा था। अल हिलाल, अल हिलाल। एक याद रख लेना अल बिलाग, अल बिलाग, अल हिलाल, अल बिलाग। ये कौन लिखा है? तो अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। इनका एक बुक और याद रख लेना, इंडिया विंस फ्रीडम। क्या याद रख लेना है? तो इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाग, अल बिलाग, ये किसने लिखा? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। पूछा क्या है आपसे? अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया याद रख लियो लाला लाजपत राय के साथ। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय के बारे में याद रख लेना कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जिसकी स्थापना कब की गई है? तो 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का स्थापना किया गया था। 1920 में इसके ये अध्यक्ष थे आपके लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय। स्थापना कब? तो 1920 में किया गया है।
दूसरा पॉइंट याद रख लेना, 1905 में पंजाब से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1905 में पंजाब से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया है लाला लाजपत राय ने। इनका बुक याद तो रख ही लिए हो भाई कि अनहैप्पी इंडिया। एक बात याद रख लेना कि 1928 में जब ये लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था तो इनके सर पर जो है लाठी से चोट लगा था और इसके बाद इनकी मौत हो गई। तो 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनके सर पर चोट लगी थी। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनके सर पर चोट लगी थी और जिसके बाद इनका देहांत हो गया था, ठीक है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत पर कील साबित होगी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेरे सर पर एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत पर कील साबित होगी, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। जवाहरलाल नेहरू से याद रख लेना एक बुक, पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम। उसके बाद याद रख लेना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। पिता के पत्र पुत्री के नाम जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी से याद रख लेना भाई आप लोग, यंग इंडिया याद रख लेना, यंग इंडिया एक मैगजीन याद रख लेना है आपको, यंग इंडिया याद रख लेना है मैगजीन आपको। दूसरा याद आपको क्या रख लेना है? तो एक याद रख लेना हरिजन, क्या याद रखियो? हरिजन याद रख लियो आप लोग। एक याद रख लेना है यंग इंडिया, एक हरिजन। एक याद रख लेना माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ याद रख लियो भाई आप लोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ याद रख लियो आप लोग। मनुष्य का सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक अंग आपसे पूछ रखा है ना, मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक अंग। तो बता दीजिए कौन सा है मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक अंग? यकृत, हृदय, अमाशय या पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, कौन सा है भाई? तो मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है क्या है? तो भाई ये तो आपका यकृत हो जाता है, लीवर, यकृत, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, ठीक है। यकृत जो है मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। और अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि भी आपका यकृत ही है। सबसे बड़ी ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि, आपसे वहां पे ऐसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि पूछ ले, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी मतलब कि एक्सोक्राइन ग्रंथि, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है भाई? तो बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सा है भाई? तो सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत आपको याद रख लेना है। सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड, यकृत। उसके बाद एक बात याद रख लीजिएगा, ये जो यकृत हैं आपके, ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो बाइल जूस, पित्त रस को प्रोड्यूस करता है भाई, यही पित्त रस। तो पित्त रस का जो सीक्रेशन करता है वो आपका यकृत करता है। और ये जो पित्त रस स्टोर कहाँ पर होता है ये आपसे पूछ लेगा। तो स्टोर होता है कहाँ पर? तो पित्त रस जो स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर में पित्त रस स्टोर होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा, गॉल ब्लैडर में पित्त रस स्टोर होता है। हृदय अगर पूछ ले भाई, तो हृदय तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है आपका हृदय। अमाशय, पित्ताशय से मैंने क्या एक बात याद रख लेना कि पित्ताशय से एक बात आपको याद रख लेना है ये कि पित्ताशय में आपका जो है बाइल जूस, पित्त रस जो है स्टोर होता है। पित्त रस जो है स्टोर होता है पित्ताशय में। पित्ताशय गॉल ब्लैडर जिसे कहते हो, तो पित्त रस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले भाई कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? अंतःस्रावी अगर पूछ ले, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? बताओ आप लोग, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भाई वो आपका थायराइड ग्लैंड हो जाता है। कौन सा? तो थायराइड ग्लैंड हो जाता है, जो कि आपके थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो थायराइड ग्लैंड शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पर क्या पूछा था? मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत है। अगर मनुष्य का सबसे बड़ा बाहरी अंग आपसे पूछ ले तब क्या आंसर दोगे? बताओ तो। मनुष्य का सबसे बड़ा बाहरी अंग, तो भाई मनुष्य का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? बता दो आप लोग। तो मनुष्य का सबसे बड़ा बाहरी अंग आपका स्किन है, त्वचा है भाई। मनुष्य के बाहरी अंग, सबसे बड़ा बाहरी अंग मनुष्य का स्किन होता है, त्वचा होता है, ठीक है। जो आपके 5 सेंस ऑर्गन है उसमें से एक जो स्किन है वो सबसे बड़ा बाहरी अंग है, स्किन आपका, त्वचा। प्रवाल भित्ति मिलता है, तो भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लिख लो इसे, वीवीआई। तो प्रवाल भित्ति मिलता है और ये टीआरई 3rd का पूछा गया प्रश्न है। टीआरई 3rd में ये प्रश्न पूछा गया था। कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी 1 से अधिक।
तो या तो कच्ची की खाड़ी होगी, या लक्षद्वीप होगा, या मन्नार की खाड़ी होगी, या एक से अधिक होगा। आंसर बता दो। तो भाई यहाँ पर देखो, कच्ची की खाड़ी भी प्रवाल भित्ति है, लक्षद्वीप भी प्रवाल भित्ति है, मन्नार की खाड़ी भी प्रवाल भित्ति है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज डी। ओके, योर करेक्ट आंसर इज डी। तो देख लो एक बात अब और, कि कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, साथ में याद रख लेना, लक्षद्वीप के साथ साथ याद रख लेना क्या, मिनिकॉय। मिनिकॉय भी आपका एक प्रवाल भित्ति या मूंगा भित्ति है, ठीक है। यहाँ पर मूंगा भित्ति मिलता है मिनिकॉय में भी। मिनिकॉय के बाद याद रख लेना अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, तो जहां जहां प्रवाल भित्ति मिलता है मैं सारे आपको बताता चला जा रहा हूं। तो अंडमान निकोबार, और एक याद रख लेना मलवन क्षेत्र। मलवन क्षेत्र में भी प्रवाल भित्ति देखने को मिलता है। तो कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, मिनिकॉय, अंडमान निकोबार और मलवन क्षेत्र में जो है आपका प्रवाल भित्ति या मूंगा भित्ति मिलता है। ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। गोल घर का निर्माण कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गोल घर का निर्माण 1784 टू 86, 1790 टू 1922 एंड 1896 टू 98 कोई नहीं। तो बता दो गोल घर का निर्माण। तो वही ये निर्माण हुआ था 1784 से 86 के दौरान हुआ था। 1784 से 86 के दौरान जो है आपका गोल घर का निर्माण हुआ था, ठीक है। गोल घर का निर्माण, अगर आपसे पूछ ले भाई कि बीएन कॉलेज का निर्माण कब हुआ था, बीएन कॉलेज का निर्माण कब हुआ था, तो भाई याद रख लेना बीएन कॉलेज का निर्माण 1921 में हुआ था। अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भाई कि बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ पूछ ले या बीएन कॉलेज पूछ ले, तो दोनों में 1921 के साथ ही जाना है आपको, 1921 दोनों में, ठीक है। तो बिहार विद्यापीठ या बीएन कॉलेज पूछ ले तो क्या आपको आंसर देना है, तो 1921 आपको आंसर देना है। इसका उद्घाटन किसने करा था, तो उद्घाटन जो है गांधी जी ने करा था। उद्घाटन किसने करा था, तो गांधी जी ने इसका उद्घाटन करा था बिहार विद्यापीठ का। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो देखो भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से तो एक क्वेश्चन फिक्स है आपके। कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन फिक्स अभी कह देता हूँ कि फिक्स है। एक मार्क यहाँ से अभी ही आप लोग अपना बढ़ा लो। अगर यहाँ से पढ़ लिए तो एक मार्क अभी ही लिख के रख लेना, एक मार्क्स आपका कोई नहीं काट सकता है। तो कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? मई 1858, जून 1858, अप्रैल 1858। तो इनकी मृत्यु हुई थी भाई वो अप्रैल 1858 में हुआ था। और अप्रैल में भी कब? तो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी कुंवर सिंह की। कुंवर सिंह ही वो शख्स हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किया था। जगदीशपुर बिहार से, जगदीशपुर से नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का। इनका जो है भाई जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1777 में। 1777 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। और इनका जो नेतृत्व इन्होंने करा था 1857 की क्रांति का, वो जगदीशपुर से नेतृत्व करा था इन्होंने। देखो ये जो है कुंवर सिंह, ये 22 अप्रैल 1858 को बिहार में प्रविष्ट हुए थे। 22 अप्रैल 1858 को क्या किए? तो बिहार में प्रविष्ट हुए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रविष्ट हुए, कब प्रविष्ट हुए कुंवर सिंह बिहार में? तो 22 अप्रैल 1858 को बिहार में प्रविष्ट हुए। फिर उसके बाद 23 अप्रैल को, याद रख लेना एक दिन बाद, 23 अप्रैल 1858 को लिग्रांट से लड़ते हुए इनका हाथ कट गया था। घायल हो गए थे, गोली लग गया था और इनको अपना हाथ काटना पड़ गया था। तो 23 अप्रैल 1858 को किससे लड़ते हुए? तो लिग्रांट से लड़ते हुए घायल हुए। लिग्रांट से लड़ते हुए घायल हुए और इनको अपना हाथ काटना पड़ा, ठीक है। हुए घायल हुए, लड़ते हुए घायल हुए और इनको अपना हाथ काटना पड़ा, याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो है भाई 26 अप्रैल 1858 को, 26 अप्रैल 1858 को इनका डेथ हो गया था। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का डेथ हो गया था, याद रख लीजिएगा। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वीर कुंवर सिंह ने किनके किनके साथ लड़ाई लड़ी थी? तो भाई देखो इन्होंने जो है लिग्रांट के साथ लड़ाई लड़ी। 1857 का नेतृत्व जब ये कर रहे थे तो ये किसके किसके साथ लड़े? तो लिग्रांट के साथ लड़े जब इनका हाथ कटवाना पड़ गया। उसके बाद ये किससे लड़े थे? विसेंट आयर से भी इन्होंने लड़ाई करा था। विसेंट आयर से भी इन्होंने लड़ाई करा था, ठीक है। तो विसेंट आयर से भी इन्होंने लड़ाई करा था। उसके बाद इन्होंने डनवर से भी लड़ाई करा था। डनवर, तो किससे किससे लड़ाई लड़े हैं? तो लिग्रांट, विसेंट आयर और डनवर से जो है कुंवर सिंह ने लड़ाई लड़ा था। लिग्रांट, विसेंट आयर और डनवर से, याद रख लीजिएगा।
तापमान और रक्तचाप को मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से प्रश्न जरूर देगा। तो तापमान और रक्तचाप को सेरेब्रम तो नहीं करता है भाई। सेरेब्रम तो जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, क्या है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और ये किसको किसको कंट्रोल करता है? तो स्मृति, ज्ञान, बुद्धि, थिंकिंग, ये सब को क्या करता है? चिंतन, इच्छा शक्ति, ये सभी जो होते हैं इसे ये कंट्रोल करता है। स्मृति, ज्ञान, बुद्धि, चिंतन जो भी हो भाई, तो आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग सारा ये कि कौन करता है? तो सेरेब्रम उसको कंट्रोल करता है। और ये सबसे बड़ा भाग है, आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है भाई सेरेब्रम। थैलेमस से याद रख लेना कि थैलेमस से भाई ये ठंडा गर्मी, अगर आपको ठंड लग रही है तो ठंडा गर्मी ये सभी का एहसास कौन कराता है? तो थैलेमस कराता है। और ये बाहरी वातावरण का भी ज्ञान कराता है। बाहरी वातावरण तो ठंडा, गर्मी, दर्द, ये सब का एहसास कौन कराएगा? तो आपका थैलेमस कराएगा। तो ठंडा याद रख लेना, गर्मी याद रख लेना, बाहरी वातावरण, दर्द का ज्ञान कौन कराएगा? तो थैलेमस कराएगा। अगर हाइपोथैलेमस पूछ ले तो ये तापमान और रक्त चाप का ज्ञान कराता है। और आंतरिक सारा चीज को भी ये कंट्रोल करता है। आंतरिक भी सारा चीज को, जैसे भूख प्यास, आंतरिक सारा चीज, जैसे आपको भूख लगा हो, प्यास लगा हो, प्यार, घृणा, सभी का ये आपका हाइपोथैलेमस ही आपको ज्ञान कराता है। भूख, प्यास, प्यार, घृणा जो भी हो, ये सभी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है भाई। ताप और रक्तचाप को भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। सेरेब्रम से याद रख लेना भाई, ये संतुलन को बनाने में मदद करता है। बैलेंस को, ये बैलेंस करने में आपको मदद करता है आपका सेरेब्रम, संतुलन। इसीलिए देखते होगे कि जब कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा बियर पी लेता है, शराब पी लेता है, तो वो अपना बैलेंस नहीं बना पाता है। और वो जब चलेगा तो इधर से उधर हिलता हुआ चलता है, ठीक है? तो मस्ती में चलता है इधर से उधर हिलता हुआ, तो मेनली है क्या? उसका सेरेब्रम अफेक्ट हो जाता है। जब वो शराब पीता है, वही दारू वारू पी लेता है, तो उसका सेरेब्रम अफेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से वो अपने कंट्रोल को खो देता है और फिर वो बैलेंसिंग नहीं बना पाता है। तो संतुलन बनाने के लिए सेरेब्रम यहाँ पर आपका उत्तरदायी हो जाता है। तो सेरेब्रम जो है बैलेंस बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है सेरेब्रम। और ये साथ साथ जो है ऐच्छिक मांसपेशी पर भी कंट्रोल करता है। इसको भी याद जरूर रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मेडुला ऑब्लंगाटा को क्या करता है, मेडुला आपका पूछ ले कि मेडुला ऑब्लंगाटा ये क्या कंट्रोल करता है, तो याद रख लीजिएगा, ये आपके हार्ट के धड़कन को, हृदय के धड़कन को, पाचन को, आपके डाइजेशन को, हृदय के धड़कन को, पाचन को, श्वसन को, वही श्वसन को, उसके बाद आपका क्रमाकुचन को, उसके बाद याद रख लेना उपापचय को कंट्रोल करता है। उपापचय को कंट्रोल करता है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा से याद रख लेना हृदय को, पाचन को, श्वसन को, क्रमाकुचन को, उपापचय को मेडुला ऑब्लंगाटा ही कंट्रोल करता है, ठीक है? अगर आपसे पूछ ले कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन को सारा का सारा कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन? तो स्पाइनल कॉर्ड करता है अफेक्ट। जैसे कि आपका आंख जो वो पलक है वो झपकता है, जम्हाई जो लेते हो, तो भाई ये सभी को कंट्रोल कौन करेगा? तो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। आपका जो सलाइवा निकलता है मुंह से, तो इसे कौन कंट्रोल करता है? तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो भाई 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल जो है अलग किसे करता है? बता दो आप लोग। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार आइलैंड से, बताइएगा आप लोग। अंडमान को निकोबार आइलैंड से, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, मालदीव को मिनिकॉय से, अमेरिका को कनाडा से। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। अंडमान को निकोबार आइलैंड से। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से भाई 9 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल। और अमेरिका को कनाडा से 49 डिग्री चैनल अलग करता है। अमेरिका को कनाडा से 49 डिग्री चैनल अलग करता है। अमेरिका को रूस से कौन अलग करता है? बताओ कमेंट में। अमेरिका को रूस से कौन अलग करता है? बताइए जल्दी से। तो भाई याद रख लीजिएगा बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है ये अमेरिका को रूस से अलग करता है, ठीक है? बेरिंग स्ट्रेट। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो फरवरी 1946, अप्रैल 1946, मार्च 1946, अगस्त 1946। तो देखो कैबिनेट मिशन भारत जो आया था वो मार्च 1946 में आया था, 1946 में। इसका मेन काम क्या था? काम अगर पूछ ले आपसे तो इसका मेन काम था संविधान सभा बनाना। क्या? तो संविधान सभा बनाना काम था। और इसका काम था अंतरिम सरकार का गठन करना। अंतरिम सरकार का
गठन करना। तो दो बात इसका मेन काम था, संविधान सभा का बनाना और अंतरिम सरकार का गठन करना। इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 मेंबर हुआ करते थे आपकी कैबिनेट मिशन में। कौन कौन से मेंबर थे भाई? 3 कौन कौन से मेंबर थे? तो याद रख लेना, पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य हुआ करते थे। पैथिक लॉरेंस जिसने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस एक सदस्य इसके थे जो इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद एक याद रख लेना, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी इसके सदस्य हुआ करते थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। उसके बाद याद रख लेना, अलेक्जेंडर जो है भाई, ये अलेक्जेंडर भी इसके एक सदस्य हुआ करते थे। तो 3 आपको याद रख लेना है सदस्य इसके, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों इसके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और पैथिक लॉरेंस ने इसका अध्यक्षता करा था। अगर आपसे पूछ ले कि कैबिनेट मिशन को भारत किसने भेजा था, तो भारत जो भेजा था इसे लेबर पार्टी के जो मुख्य आपके लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री जो थे ब्रिटेन के, कौन? तो भाई क्लीमेंट एटली। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। तो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। तो भारत कैबिनेट मिशन को क्लीमेंट एटली ने भेजा था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थी और ये लेबर पार्टी से थे। याद रख लीजिएगा, पार्टी भी पूछा जाता है कि लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री थे या फिर लिबरल पार्टी से थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्लीमेंट एटली किस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे और ये ब्रिटेन के पीएम थे भाई, ठीक है। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1888 नो 1898 एंड बाय हुम? तो हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किसके द्वारा? तो बता दो भाई। तो एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट याद रख लेना, हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही करी गई थी ना 1898 में हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट से याद रख लेना, ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है, फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। इन्होंने जो है 1917 के अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, ठीक है। दूसरा याद रख लेना, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हुआ करती थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या थी? तो सदस्य हुआ करती थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थी एनी बेसेंट। और एक बात याद रख लेना कि इन्होंने होम रूल आंदोलन को भी इन्होंने भी चलाया था। होम रूल आंदोलन से भी ये जुड़ी हुई थी। और ये कहाँ से? तो अडियार से होम रूल आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, अडियार से। तो होम रूल आंदोलन जो 1916 वाला है भाई, इन्होंने अडियार से नेतृत्व करा था होम रूल आंदोलन का एनी बेसेंट ने। घाना पक्षी विहार स्थित है उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में नहीं भाई, उत्तराखंड में तो जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में तो आप लोग याद रख लेना, मध्य प्रदेश से एक याद रख लो आप लोग, क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा है। टाइगर रिजर्व जो है भाई वो सबसे ज़्यादा है। कितने टाइगर रिजर्व है? तो 6 है। और इसीलिए इसे जो है बाघ राज्य भी कहा जाता है, बाघ राज्य या बाघों का राज्य। तो बाघ राज्य, बाघों का राज्य मध्य प्रदेश। यहाँ पर वन सबसे ज़्यादा है, वन सबसे ज़्यादा है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में वन सबसे ज़्यादा है। और अगर आपसे पूछ ले कि क्या कहते हैं, रामसर साइट अगर पूछ ले कि अभी मध्य प्रदेश में कितना है, अच्छा नहीं भाई, रामसर साइट नहीं। रुको, यहाँ पर एक प्रश्न मुझे याद आ रहा था, अभी दिमाग से उतर रहा है, रुक जाओ। अच्छा छोड़ो, वो प्रश्न ही मैं भूल गया, क्या प्रश्न आपको बताना था। अच्छा, तो ये 3 पॉइंट आप लोग मध्य प्रदेश से याद रख लेंगे, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार, और इसी को ही केवलादेव पक्षी विहार के भी नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो राजस्थान में। आप लोग याद रख लीजिएगा, राजस्थान में सिचुएटेड है आपका। और ये किसके लिए फेमस है? तो साइबेरियन क्रेन के लिए। तो साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है आपका घाना पक्षी विहार। और ये कहाँ पर है? तो भरतपुर भी साथ में याद रख लीजिएगा, भरतपुर राजस्थान में सिचुएटेड है। 2011 जनगणना अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना अनुसार केरल का तो नहीं भाई, यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। लिटरेसी रेट क्या है? तो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, लिटरेसी रेट केरल का सबसे ज़्यादा। अरुणाचल प्रदेश का तो भाई जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। कितना व्यक्ति? तो 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के साथ, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के साथ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के साथ, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर के साथ, याद रखना है।
भारत का सबसे ऊंचा पठार है, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर पठार, कोई नहीं। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है भाई वो लद्दाख का पठार हो जाता है। लद्दाख का पठार जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। और अगर भारत का सबसे बड़ा अगर पूछ ले तो याद रख लीजिए दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है, और ये काली मिट्टी इसमें अधिक होती है। काली मिट्टी अधिक पाई जाती है दक्कन के पठार में, काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार से याद रख लेना भाई, इसे खनिज का भंडारगिरी कहा जाता है। यहाँ पर खनिज ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो खनिज का भंडारगिरी छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भाई नर्मदा तो नहीं, दक्षिण भारत की ये दूसरी लंबी नदी है। दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी जो है नर्मदा है। दक्षिण भारत याद रखिएगा, दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी नर्मदा है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है, और कितना, तो 1465 किलोमीटर के साथ, 1465 किलोमीटर के साथ। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है भाई, ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है ये गोदावरी नदी, तो याद रख लेना महाराष्ट्र के नासिक से। कहाँ से, तो महाराष्ट्र के नासिक जी से, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नासिक से आपका गोदावरी जो है नदी वो उद्गम होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसे जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। गंगा नदी सबसे लंबी नदी, गंगा नदी को क्या याद रख लेना है, सबसे लंबी नदी, और ये 2525 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी नदी भारत की बन जाती है, 2525 किलोमीटर के साथ, ठीक है। कहाँ से ओरिजिन होता है भाई, तो गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ये आपका ओरिजिनेट होता है आपका गंगा। यमुना जो है आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है आपका यमुना, ठीक है। और यमुना जो है गंगा की एक सहायक नदी है, ये भी याद रख लीजिएगा, गंगा की एक सहायक नदी जो है यमुना है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि गंगा का मेन ट्रिब्यूटरी कौन सा है भाई, तो याद रख लीजिएगा गंगा का मेन ट्रिब्यूटरी कौन सा हो जाता है आपका, तो हुगली याद रख लीजिएगा। हुगली जो है गंगा का नदी की प्रमुख वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी जो है आपका कौन है, तो हुगली नदी है, वितरिका। गंगा की प्रमुख वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर कौन सा है, तो हुगली नदी है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 10 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को भाई गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी और इरविन के बीच में जो है 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, और इसके तहत जो है गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने 1931 के ये गांधी इरविन समझौता के तहत। और इन्होंने इसी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी बंद कर दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी इन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम है, K2 है, माउंट एवरेस्ट है, कोई नहीं। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भाई तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट जो है 1848 से 1850 याद रख लीजिएगा, 1848 से 1850 आपको याद रख लेना है, माउंट एवरेस्ट की हाइट है, ठीक है। दूसरा आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की अगर लग जाए, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की अगर लग जाए तो K2 याद रख लीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 याद रख लेना है। और अगर पूछ ले भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो काराकोरम याद रख लीजिएगा। भारत में काराकोरम कहता हूं, कंचनजंगा याद रख लीजिएगा, काराकोरम, अच्छा काराकोरम है यहां पर, अच्छा ये भारत में अगर पूछ ले तो कंचनजंगा याद रख लीजिएगा। भारत में अगर पूछ ले कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा याद रख लेना है, कंचनजंगा याद रख लीजिएगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, ठीक है, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, गार्डविन ऑस्टिन जिसे कहते हो। रूपसू, देसाई, मर्ग घास के मैदान मिलते हैं, तो रूपसू, देसाई और मर्ग ये तीन टाइप के जो घास के मैदान मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, ये पूछा है आपसे। तो ये तीनों के तीनों उत्तराखंड में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर, तो भाई ये जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, रूपसू, देसाई और मर्ग घास के मैदान जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ ले
कि उत्तराखंड में कौन सा घास का मैदान मिलता है, तो बुग्याल घास का मैदान जो है, बुग्याल घास का मैदान आपके उत्तराखंड में मिलता है, बुग्याल घास का मैदान उत्तराखंड में। और गुजरात में याद रख लिएगा बन्नी चारागाह, बन्नी चारागाह, बन्नी चारागाह जो घास का मैदान है वो आपके गुजरात में मिलता है, बन्नी चारागाह घास का मैदान गुजरात में। व्रंस घाटी का उदाहरण है, तो व्रंस घाटी का उदाहरण विंध्य पर्वत, सतपुरा पर्वत, शिवालिक पर्वत, एक से अधिक। तो भाई देखो व्रंस घाटी का उदाहरण विंध्य पर्वत भी है, सतपुरा पर्वत है, मतलब कि यहाँ पर करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत दोनों व्रंस घाटी के उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, पारसनाथ, आपके ये झारखंड में पड़ता है पारसनाथ। तो विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, इसका हाइट है 1365 मीटर, ठीक है। तो पारसनाथ विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। और अगर सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो याद रख लीजिएगा धूपगढ़, क्या, तो धूपगढ़ याद रख लेना है सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो दो बात याद रख लीजिएगा, विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ और सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और मैंने यहाँ पर डिटेल डिस्कशन के साथ आपको प्रश्न कराया है, तो सेशन अच्छे से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये वाला, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट टकराते हुए दिख जाएंगे। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।